अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज ये पेपर हमने करना है 4024 पेपर 2 और वेरिएंट 2 है। अक्टूबर नवंबर 2023 का टाइम इसका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे इदरीस रिपेयर्स कंप्यूटर्स, दिस इज़ हाउ ही कैलकुलेट द charge for a repair, $56 for the first hour, then $12.25 for each additional 15 minutes. Work out the amount Idris charges for a repair that takes him 2 hours. तो पहले आवर का $56 है, तो वो तो हम स्ट्रेट अवे 56 लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे एडिशनल 15 मिनट्स के चार्जेस। तो नेक्स्ट आवर जो है उसमें 15 मिनट्स कितनी दफ़ा आते हैं? 4 दफ़ा। यानी आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 60 मिनट्स बनते हैं, जो कि 1 घंटा है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें 12.25 से, तो इस सारे को आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा $105। सेकंड पार्ट में इदरीस चार्जेस $166.25 फॉर अनदर रिपेयर। ही स्टार्ट्स वर्क ऑन द रिपेयर एट 2:30 PM. Find the time when he completes the repair. अच्छा, इसमें वो टोटल अमाउंट उसने हमें बता दी हुई है। तो अब इस अमाउंट में से हमने टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो 165.25 इसने दिया हुआ है, इसमें से माइनस करें $56, क्योंकि हमें पता है कि वो पहले घंटे के $56 चार्ज करता है। तो हम इसमें से $56 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 110.25। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप करें कि इसी 110.25 को डिवाइड कर दें 12.25 से। 12.25 से इसलिए डिवाइड करना है कि वो हर एडिशनल 15 मिनट्स के चार्जेस लेता है 12.25। तो हमारे पास आ गया 9। ये जो 9 आया है, ये इसका मतलब है कि ये 9 टाइम्स 15 मिनट्स हमें मिले हैं, क्योंकि हर 15 मिनट के वो $12.25 चार्ज करता है। तो जब हमने उसको डिवाइड किया 110.25 को, तो उसे जो वैल्यू आई है 9 का मतलब 9 टाइम्स 15 मिनट्स हैं। तो अब 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आपके पास आ जाता है 135 मिनट्स। अब वो जो पहला घंटा है 60 मिनट्स, वो इसमें ऐड करें तो 195 मिनट्स आ गए। अब 195 मिनट्स हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम आवर्स वगैरह में। तो डिवाइडेड बाय 60 करें तो 3.25 आवर्स आ गए। अच्छा, ये जो है ये 3 आवर्स तो आ गया। 0.25 जो है वो कितने मिनट्स बनता है? तो 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 मिनट्स आ गए। तो हमारा टोटल टाइम जो बनेगा वो बनेगा 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये अब वो उसने स्टार्ट किया था 2:30 PM पे। तो उसमें ये ऐड करें तो 2 बजे में 3 घंटे ऐड करें तो 5 हो जाता है, और 30 में आप 15 ऐड करें तो 45। तो ये 5:45 पे इसका काम ख़त्म होगा। तो इदरीस बी पार्ट में इदरीस इन्वेस्ट
$6,200 in an account paying compound interest at a rate of 1.7% per year. Calculate the total amount of interest earned at the end of the 4 years. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 पावर n. अब P जो है वो 6200 है, R 1.7 है, N 4 है. तो इसको कैलकुलेटर से आप देख लें तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 6632.47. तो अब इसका इंटरेस्ट जो है वो निकाल लें, यानी इसी में से आप माइनस कर दें 6200, तो 432.47 इंटरेस्ट आ जाएगा. Exchange rate between dollar and euro is $1 equals 0.84. Idris buys one. Idris buys some equipment from a website that charges in euros. Equipment cost 760 euros. Idris must pay 2.5% tax on this cost. Work out the amount Idris pays for the equipment including tax. Give your answer in dollars. Okay. तो आप ये 2.5% को लिख लें, 2.5 ओवर 100 इंटू 760. तो ये आपने इंटरेस्ट इसका निकाला, टैक्स निकाला 19, वो इसमें आप ऐड कर दें 760 में, तो ये 779 यूरोस. अब यूरोस को डिवाइडेड बाय गिवन वो जो उन्होंने एक्सचेंज रेट दिया 0.84 से आप डिवाइड कर दें, तो ये आपको डॉलर्स दे देगा 927.38. ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन. अच्छा, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड सेम लेंथ की होती हैं. तो ये आप इसका मतलब इसके एंगल भी सारे सेम होंगे, अंदर जो एंगल इंटीरियर एंगल बनेंगे. तो आप इसका फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n. n गिवन है 15 साइड्स, तो वो उसमें पुट करें, इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपका वन इंटीरियर एंगल आ जाएगा. अब द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ ए रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इसका मेन एंगल तो हमने निकाल लिया 156. अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये जो डॉटेड ट्रायंगल बना हुआ है, तो 180 माइनस 156 करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, तो बेस एंगल आ जाएंगे 12. अब जहाँ पे x लिखा हुआ है और 12 ये सारा 156 है, तो आप 156 में से 12 को माइनस करें तो x आ जाएगा. अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ. इसने वो कहा है कि रीजनिंग दो आप एंगल ADC निकालते वक्त. तो एंगल ACB आप देखें, ये 90 डिग्री है, और इसका रीज़न है कि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे. जहाँ सरकमफ्रेंस पे C लिखा हुआ है वहाँ 90 डिग्री बनेगा. फिर 90 में से माइनस करें 24, तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा जो B पे लिखा हुआ है 66. इसका रीज़न है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का जब हम तीनों एंगल का सम करते हैं 180 होता है. तो हम 180 में से 24 और 90 को माइनस करें तो 66 आता है. तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि 90 में से 66 माइनस कर 90 में से 24 माइनस कर दें, तो उससे भी आ जाएगा. फिर 180 में से 66 माइनस करें तो एंगल D आएगा ADC, जो कि रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने बताना है. तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. रीज़न में अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री होते हैं. तो 180 में से 66 माइनस किया तो एंगल D आ गया. B के बिल्कुल अपोजिट है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ADCB.
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन डेफिनेशन ये है कि उसके चारों कॉर्नर्स सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने पहले से ये सॉल्व कर लिया हुआ है। तो इसमें लैला आस्क ए ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट टाइप ऑफ exercise they prefer. The results are shown in the pie chart. तो इन्होंने अदर की डिग्री दी हुई है, साइकिलिंग की 90 डिग्री है और रनिंग की 135, योगा का कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो उसने कहा 90 पीपल प्रेफर रनिंग। अब रनिंग के टोटल नंबर ऑफ़ पीपल उससे बता दिए हैं, तो वो कहते हैं कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लैला आस्क। तो ये जो 90 पीपल प्रेफर रनिंग है, इसका एंगल है 135। तो आप लिखते हैं 190 ओवर 135 टाइम्स 360, ये टोटल 360 डिग्री एंगल बनता है, तो 240 आ जाएगा। और वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप हु प्रेफर योगा। अच्छा, योगा का पहले एंगल निकालें तो 360 में से सारे जो बाकी के गिवन एंगल हैं माइनस करते हैं, 75 आ गया। अब 75 ओवर क्योंकि एंगल आया है तो 75 ओवर टोटल 360 डिग्री एंगल होता है टाइम्स 240 टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है। तो इसको सॉल्व करें, 50 आ गया। अब इसका वो फ्रैक्शन मांग रहा था, तो 50 ओवर 240 टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 5 ओवर 24 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको भी मैंने पहले से इसलिए कर लिया कि इसमें ये ग्राफ बनाना था। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स n 1000 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैंने ऊपर क्लास बिट्स लिख ली हुई हैं। 8 - 5 3, 8 10 - 8 2, 12 - 10 2, 15 - 12 3, 20 - 15 5। नीचे मैंने इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ कैलकुलेट कर ली हैं, वो नीचे उसमें मैंने लिख दी हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी F.D इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ। तो पहले ब्लॉक में फ्रीक्वेंसी है 9 और इसकी क्लास विड्थ है 3, जो मैंने ऊपर टॉप पे निकाली हुई है। तो 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये सारी मैंने लिख दी हैं। 16 डिवाइड बाई 2 8, 14 डिवाइड बाई 2 7, 15 डिवाइड बाई 3 5, 6 डिवाइड बाई 5, ये सारी मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ निकाली हैं। अब इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। 8 से 10 तक की इसकी आपकी जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का तो उसे दिया हुआ है 5 से 8 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपकी 8 निकली है, तो वो आप रेड पहली बार देखें, मैंने 8 तक ले गया हूँ। फिर 10 से 12 तक की है 7, तो ये आप इसके काउंट कर लें ब्लॉक्स, तो 7 तक इसके मैंने बना दिए हैं। तो ये एक एक छोटा छोटा ब्लॉक जो है ये 4.2 6 8 10, तो हर ब्लॉक जो है 0.2 का है। तो आप इस ब्लॉक को काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 7 कहाँ तक आ रहा है। फिर 12 से 15 तक जो है वो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 है, तो ये 5 तक आप बना लें। इसी तरह 15 से लेके 20 तक की जो है वो 1.2 है, तो 1.2 बनेगा। हर छोटा सा ब्लॉक जो है वो 0.2 का है, 0.2 0.4 0.6 0.8 फिर 1.0 फिर 1.2, तो ये सब बन जाएगा आपका। फिर
सेकंड पार्ट में कह रहे हैं लैला हैज़ अ टारगेट 11,000 स्टेप्स एवरी डे, फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ दीज डेज दैट लैला मेट हर टारगेट। तो 11,000 जो बनता है ना, ये बनता है 10 से 12 के बीच में। ग्रुप जो है ना 10 से 12 वाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, तो उसके बीच में बन रहा है। तो मैंने ये ब्लू लाइन से इसको डिवाइड कर दिया 7 7। फिर 12 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी 15 है, वो मैंने लिख दी इस डायग्राम में। 15 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी 6। तो ये जो 7, 15 और 6 हैं, ये सारे हमने ऐड करने हैं 11,000 स्टेप्स एवरी डे वाले में। ये सारे राइट साइड वाले आएंगे। तो 7 + 15 + 6 डिवाइडेड बाय 60 फॉर उसे टोटल नंबर ऑफ डे 60 दिए हुए हैं। तो ये आ जाता है 28/60। तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 46.6% आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सिंपल सा था, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। ये तो सिंपल अलजेब्रा है। 5x + 6 = 3। तो 2x = -6, x = -6/2, which is -3। अच्छा, the mass of a plum is n grams. The mass of an apple is twice the mass of the plum. The mass of a banana is 50 grams more than the mass of apple. The total mass of plum, the apple and the banana is 450 grams. Form an equation in n and solve it to find the mass of plum. तो mass of plum n grams हो गया, तो mass of apple कितना होगा 2n, और mass of banana कितना होगा 2n + 50। तो इन सारों को हम ऐड कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 450। फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, तो 5n + 50 = 450, और यहाँ से n जो है ना वो 80 निकल आएगा। 400 / 5 हो जाएगा और 80। अच्छा, सी पार्ट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो 21 को मल्टीप्लाई करें x² के साथ, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो 21 × 1 = 21। और इसके फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि मिडल में -4 लिखा है, उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने से -4 मिले। तो 7 × 3 = 21। तो -7 + 3 यूज़ करेंगे हम। तो ये बन जाएगा आपका x² - 7x + 3x - 21 = 0। फिर पहले उसमें x कॉमन निकालें, तो x - 7, दूसरे में 3 कॉमन निकले, तो x - 7। अब x + 3 एक ब्रैकेट बन गई, x - 7, दोनों के इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ ले लें। फिर ये आता है क्वेश्चन नंबर 5। A bag contains 40 balls. 28 of the balls are red and the rest are green. Aisha takes a ball from the bag at random, notes its color and replaces it. Find the probability that this ball is green. तो probability green की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में से 28 माइनस कर लेते हैं। तो 12 आ गई ग्रीन बॉल्स हैं।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 12/40 हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 3/10 आ जाता है। Aisha repeats this 200 times. Work out the number of times she expects to take a green ball. तो 200 को इसी प्रोबेबिलिटी से 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 आ गया। बी पार्ट में अब इसको फिल करना है तो 9/16 है तो दूसरा 7/16 आ जाएगा। फिर सेकंड उसमें आ जाए ब्रांच में तो ये 7/15 आएगा। यहाँ पे 9/15 आएगा, यहाँ पे 6/15 आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स आर द सेम कलर। तो सेम कलर वाले आप देख लें, ब्लू ब्लू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलोंग द ब्रांच है मल्टीप्लाई होगी 9/16 इंटू 8/15। इसी तरह इसको सॉल्व किया तो 3/10। फिर सेम कलर आपका येलो येलो भी आ रहा है तो इनकी भी अलोंग द ब्रांच प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को ये क्रॉस द ब्रांच बन रही हैं तो आप इनको ऐड कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 4x/10 और ये टेबल दिया हुआ है। तो इसमें आप सिंपली ये इसकी वैल्यूज़ डालें। एक सेकेंड। तो x की वैल्यू 0 डालें, 4/0 1 हो जाएगा, 1/10 विच इज़ 0.1। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं इसको ड्रॉ करें तो आपने इसी टेबल से 0.5 पे y क्या है तो 0.2 है तो आप 0.2 ये स्मॉल डॉट देखें, इसके ऊपर आपने ये मैं यहाँ पे रेड से डाल देता तो 0.1 0.2 यानी ईच छोटा ब्लॉक है 0.1 का। फिर जहाँ 1 है उस पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.4 तो यहाँ पे 0.4 पे लगा दें। फिर 1.5 पे जो वैल्यू आ रही है टेबल से देखते जाएं, यहाँ पे डॉट लगाते जाएं। 2 पे यहाँ आ रहा है, 2.5 पे इधर, 3 पे वो ऊपर, इसको अब आप मिला दें तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर इस ग्राफ के ऊपर वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 5 पे क्या इसका आंसर बन रहा है। तो ये y इज इक्वल टू 5 मैंने ब्लू लाइन से बनाई है, इससे जहाँ ये रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है उससे नीचे आके ना इसका ये मैं ब्लू डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये वैल्यू बता दें विच इज़ 2.8। ये आपको छोटे छोटे वो ब्लॉक्स हैं वो रीड करने आने चाहिए। ये 2.8 बन रहा है। फिर ये पहले पार्ट, थर्ड पार्ट में मैंने आंसर लिख दिया। फिर वो एक टेंजेंट बनवा रहा है x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये मैंने टेंजेंट बनाया। अब इस टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स आप ले लें, बड़े ध्यान से उसके ना कोऑर्डिनेट्स लिख लें। पहले पॉइंट पे x2 है, y 1.6 है। दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इधर यहाँ पे x जो है वो 2.7 बन रहा है और y 3 बन रहा है। फिर x1 y1 x2 y2 लिखा मैंने। फिर वो एक ग्रेडियंट वाला फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उससे आप इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हो। ये मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं दिस इज़ अ स्केच ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू पूछेगा, तो जहाँ से कर्व कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक 2 से कर रहा है एक 5 से, तो ये आपके
एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। यहाँ से अब रिवर्स लगाएं, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 5 ये ब्रैकेट में डालें, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, फिर सिंप्लीफाई करें। अब इसको कंपेयर करें गिवन इक्वेशन से जिसमें a b है, तो इक्वेट करके लिख दिया, तो a की जगह -7 लिखा हुआ है और b की जगह 10, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दिए हैं, ये जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, -2, 4 रेड से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, -2 -1 यहाँ पे। अच्छा मैंने पहले वो लिख दिया, ये सारे मैंने कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये ब्लू लाइन से मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये आइसोसेलेस बन रहा है, यहाँ पे सी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर ग्रीन से बना दिया, यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर भी सी लिख दो। तो यही पूछ रहा था कि टिक द 2 कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लिस्ट दैट मेक ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक आपका -2 -1 टिक करना है और दूसरा आपने 6 और 1 टिक करना है। मैं टिक करना भूल गया हूँ, लिखना आप कर दीजिएगा। फाइंड द कॉलम वेक्टर AB, तो AB जो होगा वो OB - OA होगा ये। तो अगर आप इसकी बैकग्राउंड जानते हैं तो कॉलम वेक्टर में कुछ भी बात लिखी हो तो वो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं हमेशा। तो AB दिया हुआ है तो B पहले लिखेंगे O के साथ और उसके आगे माइनस करके O के साथ A लिखेंगे। OB जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख लें 1 4, OA के कोऑर्डिनेट्स लिख लें -4 1 और इसको सॉल्व कर लें 1 + 4 4 - 1, तो ये आपके पास AB के कॉलम वेक्टर आ गया। A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन DB, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ DB। तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ साइड पे लाइन, तो D के कोऑर्डिनेट्स XY हो गए, A के हैं हमारे पास वो लिख दिए, B के भी हैं वो लिख दिए उसके नीचे। अब फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2, इसको इज इक्वल टू गिवन मिड पॉइंट जो गिवन है उसके इक्वल कर देंगे। ये x1 y1 एहतियातन लिख लिया, गलती ना हो, x1 + x2/2 ये फार्मूला लिख दिया। अब x + 1/2, y + 4/2, दिस इज इक्वल टू -4 1। अब x + 1/2 को -4 के इक्वल करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, फिर y + 4/2 इज इक्वल टू 1 करें और उसकी वैल्यू y की यहाँ से ले लें। अब D के कोऑर्डिनेट्स -9 -2 आ गए, B के 1 4 है, तो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, इसमें आप वैल्यूज़ डाल लें, तो 11.66। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन P is y = 4x - 3, line L is perpendicular to P, line L passes through the point 64, find the coordinate of the point where line L crosses the x-axis। तो इसमें आप y = mx + c जनरल फॉर्म लिखें स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ m ऑफ p 4 है, तो ग्रेडियंट ऑफ यानी m ऑफ l जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है उसके विद अपोजिट साइन, तो -1/4 हो जाएगा। अब ये इसमें लिख दें m में -1/4x + c। अब वो लाइन 64 में से पास कर रही है तो इसमें कोऑर्डिनेट्स डालें, y में 4 और x में 6 और इसको सॉल्व करें फॉर c, तो आपके पास c की वैल्यू आ गई 11/2 बन रही है, मैंने गलती से खाली 11 लिख दिया। तो
बहरहाल ये आप अब y में ज़ीरो डालें क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो इससे आपको आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 22,0। इस क्वेश्चन में ये 4x-6 बनती है अंदर वाइट रेक्टेंगल की, और विड्थ बनती है x-6। अभी हमने ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल जो है वो 4x² हो जाएगा, और एरिया स्मॉल रेक्टेंगल जो है वो 80 दिया हुआ है। तो एरिया स्मॉल रेक्टेंगल है 4x इंटू x-6 इज इक्वल टू 80 करें, इसको यहाँ से सॉल्व करें सारा। सिंप्लीफाई करें, फिर डिवाइड बाई 2 करें, तो 2x² माइनस 15x माइनस 22 शो हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें। ए आपके पास 2 है, बी -15, सी -22। वैल्यूज़ डालें इसमें सारी जगह पे अपनी अपनी, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 8.75 और -1.25 आ जाएगा। -1.25। अच्छा, कैलकुलेट द शेडेड एरिया। तो अब आपने शेडेड एरिया करना है बड़े रेक्टेंगल में से छोटे को माइनस करके एरियाज़ को। तो बड़े रेक्टेंगल का 4x² है, तो -80 हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू डालें जो भी निकालनी है, तो नेगेटिव वाली नहीं पिक करनी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ABCD रेक्टेंगल है और C ड्यू साउथ ऑफ A है। AB की लेंथ BC की लेंथ दी हुई है। Martha walks an average speed of 5.2 km per hour. Calculate the time Martha takes to walk once around the perimeter of the field. तो आप ये ऐड कर लें, 450 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 210 इंटू 2 हो जाएगा, 1320 मीटर्स आ गया। इसको किलोमीटर में कर लें तो डिवाइडेड बाय 100 कर लें, इसको सॉरी डिवाइड बाय 1000, तो 1.32 किलोमीटर होगा। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड है। डिस्टेंस आपका 1.32 है, स्पीड आपकी है 5.2, तो इससे आपका 0.25 आवर्स आ गया। अब इसको आप मिनट्स में देख लें तो मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो 15.23, जो कि नियरेस्ट पे आप 15 लिखेंगे। फिर वो कहते हैं शो दैट द बियरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज़ 245। ओके, इसको शो करना है तो आप वो ए से सी की तरफ आ जाएं। ये डॉटेड लाइन बनाई, तो क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ मैंने एरो बना दिया है। अब ये जो सी पे एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इस पे एंगल थीटा कैलकुलेट करें, विच इज़ tan थीटा से ये होगा 450/210, तो थीटा निकल आएगा आपका इससे tan इनवर्स ऑफ दिस, तो 65 डिग्रीज। अब ये 65 डिग्री ऊपर भी है अल्टरनेट होकर, यहाँ पर थीटा 65 है तो ये ऊपर भी 65 होगा, तो ये सारा 180 + 65 कर लें, तो ये आपका बियरिंग आ जाएगी 245 डिग्रीज शो कर दिया हमने। अब बी पार्ट में ये QS कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहले आप इसको साइन रूल लगाएं इस पर। तो कैपिटल लेटर्स के अपोजिट लाइंस जो हैं वो स्मॉल लेटर, उन्हीं का स्मॉल लेटर होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, Q इधर आएगा, स्मॉल q, स्मॉल s यहाँ बनेगा, स्मॉल r यहाँ बनेगा। तो PR/sin ऑफ 103
ये 103 आया ना, एंगल पी एंगल आर को ऐड करें, 180 में से माइनस करें तो ये एंगल क्यू आ जाएगा। तो पी आर और साइन ऑफ, ये पूरा पी आर लेंथ मैंने लिया है और इसके अपोजिट एंगल 103 है, तो पी आर ओवर 10 साइन ऑफ 103 इज इक्वल टू 12.6, इसके अपोजिट एंगल 42 है, तो साइन ऑफ 42, 12.6 ओवर साइन ऑफ 42। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, वो इरेज हो गया था तो मुझे दोबारा लिखना पड़ गया, तो यहाँ पर थे हम। तो अच्छा, हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और पी आर हमने निकाल लिया, तो एस आर क्या होगा, पी आर में से 10.3 को माइनस करेंगे तो एस आर आ जाएगा 8.04। अब हम कोसाइन रूल लगाते हैं और स्मॉल आर निकालना है विच इज़ क्यू एस। तो इससे हम लिखते हैं स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एस का स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू का स्क्वायर माइनस 2SQ कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल एस भी है, क्यू भी है, कॉस ऑफ थीटा भी है। तो 12.6 का स्क्वायर प्लस 8.04 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12.6 8.4 8.04 कॉस ऑफ 35। अब इसको आप कैलकुलेटर से ही निकाल लें वैल्यूज़, ये आर अंडर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कर लें तो आर की वैल्यू 7.57 आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज़ 399 पाई। तो डायमीटर ऑफ द लार्ज कोन ये मेंशन कर दी, 18, रेडियस ऑफ लार्ज कोन R1 कर दिया, 9 है, हाइट ऑफ लार्ज कोन H1 कर दिया, 21 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ स्मॉल कोन जो है वो H2 का कह देते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ स्मॉल कोन R2 कहते हैं, अननोन है, तो अब रेशो बनाते हैं R2 ओवर R1 इक्वल्स H2 ओवर H1। इसमें वैल्यूज़ लिखें, R2 की वैल्यू निकालें विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो एक सेकंड बच्चों, ये फिर इसका मसला हो गया था। चलें, तो अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसमें वैल्यूज़ डाली और ये आ गया 567 पाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, और उसमें उसकी वैल्यूज़ डाल दें 1/3 पाई 6 स्क्वायर इंटू 14, तो ये 168 पाई। अब इनको माइनस करें तो 399 पाई आ जाएगा, जो कि शो हो गया हमारा। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये स्लांट हाइट ऑफ लार्ज कोन निकाल लें, पाई आर एल होती है, ये पैथागोरस थ्योरम से निकलेगी, 9 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये आ गई 23 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट वो टेढ़ी हाइट को कहते हैं। स्मॉल कोन निकाल लें, उसकी वैल्यूज़ है, रेडियस 6 है, हाइट 14 है, तो ये भी पैथागोरस थ्योरम से निकल आएगी 15 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया जो है वो होगा आपका पाई आर एल लार्ज प्लस पाई आर एल स्मॉल
प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो बेस के सर्कल बने हुए हैं तो बड़ी कौन के सर्कल, बेस में सर्कल जो है उसमें से छोटी कौन के सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो वो जो उनके बीच में बन रहा एरिया वो आ जाएगा। तो इनमें इसकी वैल्यूज़ डाल दें, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इसको पाई को कॉमन लिया, इन वैल्यूज़ लिखी 342 पाई जो कि 107.42 लिखते हैं आप। Height of a cylinder is 13 centimeter correct to the nearest centimeter. The radius of the base of the cylinder is 4.5 centimeter correct to the nearest 0.1. तो अपर बाउंड बताना है वॉल्यूम का सिलेंडर का। 13 सेंटीमीटर है तो ये होल नंबर है तो इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो 13.5 इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। अब रेडियस 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ कह रहे हैं करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1। अच्छा, जब भी एग्जामिनर करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद कोई वैल्यू दे उस वैल्यू को हमेशा डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 4.5 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 0.05। तो ये इसकी अपर लिमिट आ गई। अब वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है तो इसमें इनकी अपर लिमिट्स की सारी हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो 3.142 पाई की वैल्यू है, रेडियस जो है वो 4.55 उसका स्क्वायर और 13.5, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, फाइंड एफ ऑफ माइनस 3। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इसमें x की जगह -3 लिखते हैं। तो ये सॉल्व कर लें। फिर जी इनवर्स ऑफ x जो है ये आप करें लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ x। तो अब आप जी ऑफ x की जगह y से इसको लिखें, फिर x को सब्जेक्ट बनाएं। तो जब आप x को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो इन्वर्स एक्चुअली हो जाता है। फिर जहाँ y है उसकी जगह x वापस लिखते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। फिर सिंप्लीफाई टू ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर जी ऑफ एक्स। तो इनकी वैल्यूज़ लिखें, एलसीएम 4x प्लस 1 2x माइनस 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था 3 नंबर का। और ये मेरा नंबर है, कुछ भी पूछना हो, कोई कांटेक्ट करना हो या कोई चीज़ मेरे से गलत हो और मुझे बताना हो तो आप feel free to contact on this WhatsApp number. Thank you बच्चों, अल्लाह हाफिज़।